चलिए, इससे पहले वाली क्लास में क्या स्टार्ट किया था मैंने? गुड आफ्टरनून ममता। क्या बताया गया था इससे पहले वाली क्लास में? एनईएफटी टाइमिंग, अच्छा एनईएफटी हो गया था कंप्लीट। एनईएफटी कंप्लीट हो गया था। ओके, चलिए ठीक है। देखिएगा, एक टर्म यहाँ पे बार बार मिल रहा है हम लोगों को, क्योंकि चाहे आप एनईएफटी कर रहे हो, एनईएफटी टाइमिंग चल रहा था। अच्छा, टाइमिंग बता दिए थे ना? हाँ, हो गया था, ऑलमोस्ट हो गया था। ठीक है, टाइमिंग बता दिए हैं कि, और साथ ही साथ यहाँ पे भी चार्जेज वगैरह भी आप देख ही लिए होंगे। ठीक है, जो एनईएफटी चार्जेस की बात करें तो भी आप देख ही लिए होंगे यहाँ पे एनईएफटी चार्जेस क्या होता है। ठीक है, जैसे मतलब अगर अप टू आप क्या कर रहे हैं, चलिए देखिएगा, जो एनईएफटी चार्जेज होते हैं, मैंने दिखाया भी था आपको, याद होगा लास्ट में। एनईएफटी चार्जेज, अगर आप अप टू 10,000 तक क्या कर रहे हैं, कोई मनी कहीं पे सेंड कर रहे हैं थ्रू द एनईएफटी, अगर एनईएफटी के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, अप टू 10,000 कोई मनी सेंड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको 2.5 रुपीज देनी है। कितनी देनी है? 2.5 रुपीज। ठीक है, इसके अलावा अगर 10,000 से लेके 1 लाख तक आप कहीं पे ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर आप 10,000 से अगर 1 लाख क्या कर रहे हैं, आप कहीं पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 रुपीज लगेंगे। कितने लगेंगे आपके? 5 रुपीज लगेंगे। सेम वही, अगर 1 लाख से क्या क्या कर रहे हो आप, 2 लाख कर रहे हो। अगर 1 लाख से आप 2 लाख कर रहे हो, और 2 लाख कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, आपके 15 रुपीज लगेंगे। क्या लगेंगे आपके यहाँ पे? 15 रुपीज लगेंगे। अगर 2 लाख से आप ज्यादा करते हैं, कितना भी करो, अगर आप मोर देन 2 लाख करते हैं, ये एक मैं बता रहा हूँ जो, वो हो सकता है किसी किसी बैंक में 1-2 रुपए ज्यादा कम हो। ठीक है, ये चलेगा, कम तो नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे। अगर कोई बैंक अपने हिसाब से करवाए, जो आरबीआई का एक स्टेटमेंट है, एक जो आपको दिया गया है पूरा का पूरा, ठीक है, बना करके, तो वो आरबीआई का है। इतना एनएफटी चार्ज आपको लेना है। अब बैंक क्या कर सकती है, उसमें से कोई 1-2 रुपए बढ़ा के ले सकती है, वो बात अलग है। ठीक है, ये एनएफटी चार्ज हो गया। और एडवांटेज वगैरह तो आई थिंक आप सभी समझ ही रहे होंगे यहाँ पे, कि किसी भी टाइप का फिजिकली आपको जाना नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज वगैरह, एडवांटेज तो आप देख भी लेना यार, बुक वगैरह में भी होगा आपका। ठीक है, तो अगर उससे आप पढ़ोगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। ठीक है, हाँ, अभी यहीं से स्टार्ट हुआ सूर्य, एनईएफटी चार्जेस से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इतना ही हुआ। चलिए, इसके बाद एक टर्म बहुत पूछा जाता है, मतलब बार बार डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि आप जब भी किसी के पास पैसा सेंड कर रहे हैं, जब किसी के पास आप पैसा सेंड कर रहे हैं, तो अपने अकाउंट में अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी को भी इंटरनेट बैंकिंग यूज करके पैसा सेंड करना है, एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस का यूज करके पैसा सेंड करना है, तो आपको अपने अकाउंट में, ठीक है, ऐड अनदर अकाउंट, इसको आपको ऐड करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी का मतलब ये होता है, जैसे आप जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, उसमें लोग क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी। ठीक है, इसका मतलब है कि बेनिफिशियरी को ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी को आपको अपने नेट बैंकिंग में ऐड करना होगा, मतलब आपको लिस्ट में, तो जाके पैसा ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। ठीक, तो बेनिफिशियरी क्या होता है? जिसके पास आपको पैसे को ट्रांसफर करना है, उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी बोलते हैं। उसका, उस बैंक का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो वो सब अगर आपको पता होगा, तो आप अपने अकाउंट में क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लेंगे एक बार, तो वहां से पैसा ट्रांसफर करना, चाहे एनईएफटी हो, चाहे आरटीजीएस हो, चाहे आईएमपीएस हो,
सबके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे बात आती है आईएफएससी कोड की, कि आईएफएससी कोड क्या होता है। बेनिफिशियरी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यही होता है बेनिफिशियरी यहाँ पे। ठीक है, जो जिसके अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी बोलते हैं। देखिए आईएफएससी कोड, ठीक, आईएफएससी क्या होता है या आईएफएससी कोड क्या होता है। तो देखिए, आप बहुत पहले अगर देखा जाए सॉरी, बहुत पहले अगर देखा जाए यहाँ पे, तो बैंक के पास आईएफएससी कोड नहीं होता था। एक मिनट, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट बस वेट करिएगा। चलिए देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि बहुत पहले बैंक के पास आईएफएससी कोड नहीं होता था, बस अकाउंट नंबर से आपका काम होता था। लेकिन जब से आपके बैंक में एनईएफटी का ऑप्शन आया, एनईएफटी इनेबल्ड हुई जैसे सारी बैंकें, ठीक है, तभी से हर बैंक के पास क्या हो गया, एक आईएफएससी कोड हो गया। चाहे कोई भी बैंक हो, आजकल हर बैंक के पास आईएफएससी कोड है। इसका मतलब है कि हर बैंक से आप एनईएफटी करवा सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आईएफएससी कोड, इसका फुल फॉर्म होता है, इट स्टैंड फॉर, इट स्टैंड फॉर इंडियन, इट स्टैंड फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सिस्टम कोड, इसका क्या होता है, एक फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। स्क्रीन तो दिख रही है ना, ठीक। और ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, मतलब एक अल्फा न्यूमेरिक, उसमें अल्फाबेट भी होगा और नंबर भी पड़ा होगा ना। ये क्या होता है, एक अल्फाबेट न्यूमेरिक कोड होता है, जो किसी ब्रांच को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, किसी ब्रांच को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आप तो यहाँ पे लिख लेना, इट इज अ, इट इज अ, मतलब हर ब्रांच का अलग अलग आईएफएससी कोड होता है। इट इज अल्फा न्यूमेरिक, ये इट इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, यूनिकली, दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई अ बैंक ब्रांच, अ बैंक ब्रांच। चलिए ठीक है, अच्छा, बैंक, बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट हुआ रहता है, पार्टिसिपेटिंग इन एनईएफटी सिस्टम। ठीक है, तो आराध्या, हाँ हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा। ठीक, सिलेबस इधर बीच क्लास चल नहीं पाई, सिलेबस तो आई थिंक बहुत ज्यादा दिन का नहीं है सिलेबस। ठीक है, तो जल्दी ही फिनिश हो जाएगा, एग्जाम तो भी दूर है। चलिए, इट स्टैंड फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इट इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई अ बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग, मतलब एनईएफटी सिस्टम में ओवरऑल एक बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई करने का काम होता है। ठीक है, डेट वगैरह आप पूछना, मैनेजमेंट वगैरह से पूछना, ठीक है, एक्चुअल डेट क्या है। हम्म, वही 8 से 20 के बीच में, 8 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में सारे एग्जामों के फिनिश हो जाएंगे, यही हमेशा होता रहा है। और बाकी आप मैनेजमेंट से पूछ लेना, सर वगैरह लोगों से। चलिए, तो ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, मतलब इसमें अल्फाबेट भी होगा और नंबर भी होगा। ठीक है,
और जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी ब्रांच को, मतलब जितने भी बैंक ब्रांच होते हैं हर बैंक के, सबका एक यूनिक क्या होता है, आईएफएससी कोड होता है। ठीक। अब इसके बाद ये इसकी साइज क्या होती है, मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया, ये जो कॉलेज वगैरह वाला इशू नहीं, सब आप मैनेजमेंट से पूछिए, ठीक है। जो भी चीजें हैं आप सर को, मतलब अरुण सर वगैरह लोगों को, या जो भी जावेद सर लोगों को आप फोन करिए, जिनको पता हो इनके बारे में, नहीं तो मैनेजमेंट का नंबर होगा, आप उनसे फोन करिए, उनसे पूछिए ना क्या है, कैसे, कब खुलेगा। हम्म, ठीक है। चलिए, ये 11 डिजिट का कोड होता है। एक आपका जो आईएफएससी कोड होता है वो 11 डिजिट का होता है, ठीक है। जिसमें जो पहले 4 डिजिट होते हैं वो अल्फाबेट होते हैं। क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, जो बैंक के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी बैंक है। और जो लास्ट के 6 करेक्टर्स हैं वो डिजिट होता है। क्या होता है, डिजिट होता है, जो बैंक के ब्रांच का कोड होता है, जो ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। और जो 5th करेक्टर होता है, स्टार्टिंग जो 4 के अलावा जो 5th होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक। तो सबसे पहले ये देखिएगा, जैसे मैं ये कह रहा हूँ दिस इज, ये आपका एक 11 डिजिट का कोड होता है। इट इज आ 11 डिजिट, 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड। ठीक। अब इसमें से, जैसे मैं एक कोई कोड लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक मैं आईएफएससी कोड लिख रहा हूँ, जैसे कारपोरेशन है, CORP यहाँ पे, और 533, ये जॉर्ज टाउन है ना, जो ये जॉर्ज टाउन है आपके पास, जो जॉर्ज टाउन है उसका, उस ब्रांच का ये आईएफएससी कोड है। जॉर्ज टाउन ब्रांच का ये आईएफएससी कोड है। अब इसमें का जो 4 डिजिट होता है, स्टार्टिंग का जो 4 डिजिट आप देख रहे हो, ये 4 डिजिट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बैंक को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बैंक को यहाँ पे ना। तो रिप्रेजेंट बैंक, मतलब बैंक कौन सा है, कारपोरेशन है, इसलिए लिखा है CORP। अगर आपके पास होता यूबीआई तो UBIN लिखा होता है, SBI होता तो SBIN लिखा होता है ना, HDFC होगा तो HDFC लिखा होगा। ठीक ना, PUNB लिखा होता पंजाब नेशनल बैंक का। मतलब इस तरीके से जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बैंक को, कौन सा, बैंक को। और जो लास्ट के 6 डिजिट हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्रांच को, रिप्रेजेंट ब्रांच। मतलब हर ब्रांच का यही लास्ट के 6 डिजिट अलग अलग होंगे, बाकी स्टार्टिंग के, ये पांचवा तो हमेशा 0 होगा, 5th जो डिजिट होगा हमेशा क्या होगा, 0, ऑलवेज 0, ये हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जो 11 डिजिट का आपका अल्फान्यूमेरिक कोड है उसमें स्टार्टिंग के 4 बैंक को बता रहे होते हैं, लास्ट के 6 आपके, जो 6 डिजिट है, ये तो 4 डिजिट है, ध्यान देना, ये 4 डिजिट हो गया आपके पास, और ये 6 डिजिट हो गया, लास्ट 6 डिजिट। और बाकी पांचवा बचा, तो 5 4 6 4 10 11 हो गया, यहाँ पे पांचवा हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये होता है आईएफएससी कोड। और ये अगर आईएफएससी कोड होगा तभी जा करके आप किसी बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे या उसे ऐड कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं, बट अभी की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं सिंपली बात कर रहा हूँ आईएफएससी कोड क्या होता है, उसके थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हो आप। चलिए, तो ये क्लियर है यहाँ तक। ओके, आइए देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आरटीजीएस की। ठीक है, आरटीजीएस, जो कि मैंने काफी कुछ हद तक एनईएफटी के बारे में बताते और बता भी दिया है। आरटीजीएस ये भी क्या है, एक आपके पास पेमेंट मोड है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक आपका क्या है, नेट बैंकिंग का मोड है। ठीक, इसका फुल फॉर्म पहली बात होता है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट ना, यहाँ पे स्टैंड फॉर
ऑलवेज 50 सर जी बताइए। मतलब इसका मतलब पांचवा डिजिट हमेशा जीरो होता है। ठीक है सूर्य, जो पांचवा डिजिट है वो हमेशा जीरो होता है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जो पांचवा डिजिट होता है वो हमेशा जीरो होता है। स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, ग्रास सेटलमेंट। ठीक, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। देखिए यहाँ पे रियल टाइम का मतलब होता है, रियल टाइम का मतलब होता है तुरंत। रियल टाइम का मतलब इसका मतलब हो जाएगा आपका तुरंत का तुरंत की बात यहाँ पे हो रही है। जैसे आपने पैसा ट्रांसफर किया तुरंत आपका, तो इसका मतलब है ये बोल सकते हो प्रोसेसिंग एट दैट टाइम, एट दैट टाइम व्हेन व्हेन दे आर रिसीव्ड, दे आर रिसीव्ड। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि रियल टाइम मतलब होता है कि यार जो भी, अगर अभी अभी आपको बोल दिया गया आपने रिसीव कर लिया, मुझे ये काम करना तुरंत कर दो। अगर आपसे बोल दिया गया कि यार आरटीजीएस थ्रू पैसा ट्रांसफर करना है, तुरंत प्रोसेस करो। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव मिले क्या करना है, तुरंत करना शुरू कर दो, समझो क्या होता है रियल टाइम। ठीक है, तभी हमने कहा कि हमें अभी ये काम करना है, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया उसका प्रोसेस आप तुरंत क्या करो, करना शुरू कर दो, दैट इज रियल टाइम। और ग्रास सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे होता है, इसका मतलब हो गया इंडिविजुअली। इसका मतलब क्या होता है, फंड ट्रांसफर क्या कर रहे हो आप इंडिविजुअली यहाँ पे। ठीक है, तो सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंडिविजुअली। इसका मतलब है कि जो भी फंड ट्रांसफर हो रहा है उसको वन टू वन करना है, इंडिविजुअली करना है, कोई ग्रुप बनाना नहीं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एनईएफटी में आधे घंटे का ग्रुप बनता है, बैच बनता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे ही आपसे बोला गया तुरंत उसी समय क्या करो, एक ही लोगों को पैसा ट्रांसफर करो, वन बाई वन पैसा ट्रांसफर करो। यहाँ किसी ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं। तो आप बोल सकते हैं ये एक ऐसा क्या है, मोड है, एक ऐसा मोड है, इट इज अ इट इज अ या इट इज एन इंटरनेट बैंकिंग मोड, बैंकिंग मोड दैट अलाउ टू ट्रांसफर मनी या फंड जो भी है इन रियल टाइम, इंडिविजुअली, रियल टाइम इंडिविजुअली। ठीक है, DUA हो गया। ठीक है, इंडिविजुअली। तो ये आपका होता है आरटीजीएस में। आरटीजीएस में पैसा तुरंत जाना है, कोई वेट नहीं करना है किसी चीज का। ठीक है, और साथ ही साथ वन मतलब एक इंसान के पास जिसके पास आप भेज रहे हो उसके पास पैसा तुरंत चला जाएगा वहां पे ना। ये सारी चीजें। और टाइमिंग की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, किसकी बात करूँ, अगर टाइमिंग की बात करूँ, ठीक है, आरटीजीएस के टाइमिंग की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो इसका जो टाइमिंग होता है वो बैंक वर्किंग टाइम ही होता है। मतलब अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना हो तो इसका जो मतलब टाइमिंग होता है, टाइमिंग ये होता है। आप जैसे कहीं कहीं बैंक का प्रोसेस होता है कि यार मतलब 8 AM से जब भी आपका ओपन होगा, 8 AM से, ठीक है, या फिर 9 AM से, जब से भी बैंक आपका क्या होता है ओपन होता है उस समय से लेकर के, ठीक है, ये आपका टू कहाँ तक 4:30 तक होता है, 4:30 PM तक। मतलब इसी के बीच आपको आरटीजीएस करना है, नहीं तो आरटीजीएस नहीं होगा। नॉट आप ये ना बोल सकते हो, नॉट अ 24/7 सर्विस, सेवन सर्विस, ये सर्विस नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ बैंकिंग टाइम में होता है। ठीक, बैंक वर्किंग टाइम होता है। ठीक है, तो बैंक वर्किंग डेज, मतलब यहाँ पे संडे वगैरह को आरटीजीएस नहीं होता। एनईएफटी तो 24 घंटे होता है हमेशा ना, कभी किसी दिन भी होता है, हॉलीडे भी होता है, लेकिन ये आरटीजीएस ऐसा नहीं। आरटीजीएस आपका बैंक वर्किंग डे में ही होता है और उसकी टाइमिंग होती है वर्किंग टाइम में ही होगा।
8 से 4:30 बोला जाता है, 9 to 4:30 बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऑप्शन में आता है, दोनों आता है, तो आपको 8 to 4:30 लगाना है, 8 to 4:30 ही लगाना है, ठीक है। हाँ, वही ऑफिशियली वही 8 to 4:30 यहाँ पे, ठीक। और बाकी अगर लिमिट की बात करूँ, जो लिमिट है यहाँ पे आरटीजीएस लिमिट, इसकी जो मिनिमम लिमिट है मैंने बताया था उसी वक्त, आपको याद भी होगा ना। मिनिमम लिमिट क्या होती है और मैक्स लिमिट क्या होती है। मिनिमम लिमिट की होती है 2 लाख, क्या होती है 2 लाख, मतलब 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख से कम आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते आरटीजीएस के थ्रू। अगर आपको आरटीजीएस करना है, पैसा तुरंत पहुंचेगा, लेकिन 2 लाख से कम होगा तो आरटीजीएस होगा ही नहीं, ठीक है। और मैक्स लिमिट है नो, नो अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं है। तो आप पैसा कितना भी ट्रांसफर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, एनईएफटी। सेम वैसे ही अगर मैं बात करूं चार्जेस की बात करूं, आरटीजीएस चार्जेस, इसमें दो रेंज है। दो रेंज कौन कौन सी है, एक ये है कि अगर आपको क्या करना है, 2 से 5 लाख के बीच में क्या करना है, ट्रांसफर करना है पैसा। अगर 2 से 5 लाख के बीच में अगर पैसा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम बोला गया है कि 30 रुपीज लेना। कितना लेना है, 30 रुपीज। आप कोई बैंक ले सकता है, कोई 25 भी ले सकता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं लेना। तो कुछ बैंक होती हैं आपका 28 लेती हैं, कुछ 29, कुछ 30 भी लेती हैं। और लेकिन अगर क्या हो, मोर देन अगर क्या होता है, अगर मोर देन 5 लाख होता है, अगर 5 लाख से ज्यादा आप किसी को ट्रांसफर करते हो, तो मैक्सिमम कितना होता है, 55 ले सकता है। तो मैक्सिमम कितना ले सकता, चार्ज कर सकता है 55 रुपीज, उससे ज्यादा का नहीं कर सकता वहां पे, ठीक है। तो दो ही चांसेस यहाँ पे, 2 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आप सिर्फ चाहते हो तो 30 रुपए के आसपास लगेगा। और अगर आप ज्यादा लेना चाहते हो तो ये होता है यहाँ पे, ठीक है। समझ बात आई यहाँ तक, क्या होता है आरटीजीएस। और जब आप नेट बैंकिंग यूज करोगे तो उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपका पेज ओपन होगा। उस पर आप फंड ट्रांसफर पे जाओगे, जब फंड ट्रांसफर पे जाओगे तो वहां पे आप जैसे ही किसी को पैसा सेंड करने के लिए क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे, तो वहां पे मोड आपको दिखा देगा, आपको आरटीजीएस से करना है, एनईएफटी से करना है, कि आईएमपीएस से करना है। ओके, बैक कर दे रहा हूँ, बट फिर मैं स्टार्टिंग से कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। ये पहला पेज है, ये फर्स्ट पेज है, जल्दी से कर लो आप लोग। ये सेकंड पेज है, और फिर ये थर्ड पेज है। चलिए, ये इसके बाद का पेज है। चलिए, अब देखिए, अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे आईएमपीएस की। इसके बाद आते हैं यहाँ पे आईएमपीएस। देख लिया आईएमपीएस क्या है। ज्यादातर लोग जैसे क्या होता है, आरटीजीएस तुरंत पैसा भेजता है, एनईएफटी टाइम लगाता है। आईएमपीएस मोस्टली लोग यूज करते हैं आईएमपीएस,
अगर तो 2 लाख से कम भेजना है तो ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, IMPS यूज कर लेते हैं। मोबाइल फोन से करना है तो पैसा तुरंत पहुंचता है वहां पे, ठीक, कोई टाइम नहीं लगता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। स्टैंड फॉर, नाम ही इसका इमीडिएट, ठीक है, पैसा तुरंत भेजता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब जैसे ये एक ऐसी सर्विस है, ये तो मैंने नाम बहुत कम लिया एनपीसीआई का, तो एनपीसीआई इसको भी क्या करती है, रेगुलेट करती है, क्योंकि आरबीआई के अंदर ये कौन आता है, एनपीसीआई आता है, जो पूरे पेमेंट सिस्टम को एम्पावर करता है। मतलब अगर वो जितने भी पेमेंट सिस्टम्स हैं उन सबको एनपीसीआई ही लॉन्च करता है, जो आरबीआई के अंदर ही आता है, ठीक है। तो एक एक आपके पास क्या है, कारपोरेशन है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा पेमेंट सिस्टम को देखता है। तो आप ये बोल सकते हो आईएमपीएस, IMPS is a internet banking mode, internet banking mode to transfer money from one bank account, one bank account to other directly। बीच में कोई नहीं आता, डायरेक्टली एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जाता है, ठीक है। जैसे आरटीजीएस है, एनईएफटी है, वैसे ही आईएमपीएस भी, डेफिनेशन में कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, यहाँ ये भी एनपीसीआई ही इसको क्या करती है, गवर्न करती है, ठीक है। दिस सर्विस, दिस सर्विस इज ऑफर्ड बाई, इज ऑफर्ड बाई एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। इसको सिंपल सी बात है, जो कस्टमर को एम्पावर करता है ना, दैट एम्पावर्स कस्टमर, कस्टमर टू ट्रांसफर मनी, टू ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली, तुरंत, मतलब थ्रू आरबीआई, थ्रू बैंक, मतलब ना जो भी है, थ्रू बैंक। बैंक के थ्रू क्या कर सकता है, कोई भी तुरंत मनी ट्रांसफर कर सकता है। ये एक ऐसी सर्विस है, पैसा तुरंत चला जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे यही है कि अब सारी चीजें वही है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज को देखें तो टाइमिंग 24/7 है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। जो आईएमपीएस की टाइमिंग है वो आपका 24/7 है, सर्विस है। कभी भी आप कर सकते हो, हॉलीडे वगैरह में हर समय चलेगा, 7 दिन चलता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है किसी टाइप की। सिक्योर है, ठीक है, सिक्योर तो है ही है। आप ज्यादातर लोग इसका यूज मोबाइल वगैरह के लिए करते हैं, ठीक है, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सेफ तो है ही है ना, सेफ तो है ही है, सेफ तो सारी चीजें हैं, तीनों की तीनों सेफ एंड सिक्योर तो है ही, ठीक है, ये सारी चीजें ना। ये इन सब चीजों के थ्रू आप पैसा रिसीव भी कर सकते हैं, पैसा सेंड भी कर सकते हैं, ओके। हाँ, लिमिट की बात करूं यहाँ पे, अगर लिमिट की बात करूं तो मिनिमम तो कहाँ से है, 1 रुपए से है। 1 रुपए से आप मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख, उससे ज्यादा पैसा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। 2 लाख से ज्यादा पैसा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, किससे, ये जरूर याद रखना। आईएमपीएस की लिमिट होती है कि 2 लाख से ऊपर का पैसा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते आईएमपीएस से कभी भी, ठीक है। जब भी करना होगा तो आप यही करोगे यहाँ। ये आईएमपीएस सर्विस है, और तीनों के तीनों आपको अगर क्लिक करना है किससे आप करना चाहते हो, ठीक है, किससे के थ्रू भी आप करना चाहते हो, नेट बैंकिंग पे जाओगे आप वहां पे, और नेट बैंकिंग में ऑप्शन मिलेगा आपको ये करने का,
चलिए, हो गया ये। बैंक में ही रहती है जी। अरे अभी, अच्छा नेट बैंकिंग कोई यूज किया कि नहीं बताओ? नेट बैंकिंग किसने यूज किया? किसी के पास यूजर आईडी पासवर्ड है? किसी के पास यूजर आईडी पासवर्ड है? हाँ ममता, तो अभी यूजर आईडी पासवर्ड आपने डाला होगा, अगर जो भी डालेगा, ठीक है, जिसके पास भी होगा, इसे यहाँ पे डालना है। कहाँ पे डालना है, ये देखो। चलो मैं कोई एक नया टैब लेता हूँ। अच्छा फोन पे यूज कर, चलो ठीक है, फोन पे भी आगे आएगा, ठीक है, फोन में आगे बता दो। एक मिनट। थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलो मैं दूसरा ओपन करता हूँ ब्राउजर। मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे आपको एंटर करना है, ठीक है। तो कंट्रोल टी करके नया टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने लिख दिया यार, ऑनलाइन एसबीआई। ऑनलाइन एसबीआई, जो भी बैंक आपका उसके आगे आप ऑनलाइन लिख दीजिए, तो आपका ऑनलाइन एसबीआई आ गया ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से लॉग इन करना होगा। यहाँ से क्या करना होगा आपको? लॉग इन करना होगा, ठीक है। या इस पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे। तो क्या प्रॉब्लम है जी? एक मिनट, ये इरेजर है। चलिए एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट, कलर कुछ चूज करना। चलिए, क्या दिक्कत आ रही है? चलिए, दिख रहा है आपको लॉगिन बटन? लॉगिन बटन दिख रहा है? स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं आ रही, ओके, देखता हूँ। चलो चलो ठीक है, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन सभी को दिख रही है? ओके, चलिए मैं फिर से बैक कर देता हूँ। आपको डालना ऑनलाइन एसबीआई। क्या सर्च करना? ऑनलाइन एसबीआई। जैसे आप सर्च करेंगे, ये लिंक आएगा, इस पे क्लिक कर देना आप, ठीक है। जैसे से आप क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास। लॉगिन नाम का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। पर्सनल बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है। पर्सनल बैंकिंग पे आपको जाना है, ठीक है, इस पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करना है। बस लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, कंटिन्यू टू लॉगिन आ रहा है। क्या आ रहा है? कंटिन्यू टू लॉगिन डियर कस्टमर, ओटीपी पे लॉगिन इंट्रोड्यूस फॉर एडेड सिक्योरिटी। तो लॉगिन कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। ये यूजर नेम पासवर्ड आपको बैंक से मिलेगा। ये यूजर नेम पासवर्ड आपको बैंक से मिलेगा। तो जब आप यूजर नेम पासवर्ड जो मिला है, इसको आप एंटर करेंगे, जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक ओटीपी जाएगा आपको मोबाइल फोन पे। अब ओटीपी आप डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपके पास जाएगा, तो यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन दिखाएगा, ओटीपी आप डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद अब एक मीनू दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? मीनू दिखेगा। और वहाँ पे पूरा का पूरा इंटरफेस अलग दिखेगा। मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, अलग इंटरफेस दिखेगा। जब अलग इंटरफेस दिखेगा, तो वहाँ पे आपको ट्रांसफर मनी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ट्रांसफर मनी पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जिसको ट्रांसफर करना है, वहाँ बेनिफिशियरी ऐड करने को आएगा। बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, आप कर भी सकते हैं वहाँ पे। मतलब बहुत आसान से वर्क है। जब आप इस वर्क को करेंगे, तो सिंपली करते चले जाएंगे। यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट आएगा नहीं जहाँ पे आपको लगेगा यार बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसी सारी चीजें। तो
ये चीजें हैं, मतलब आप यहाँ पे वहीं पे आपको आप 3 ऑप्शन मिलेगा, एक आरटीजीएस, एक आईएमपीएस, एक एनईएफटी। तीनों में से जो भी आपको चाहिए उस पे आप क्लिक करें और आगे के प्रोसेस को कर लें। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, चलिए। यार बैंक की सर्विस के अकॉर्डिंग सभी का, सब मेरे लिए सभी का बेस्ट है। आईडी वगैरह तो बैंक से मैंने बताया था ना, बैंक में जाइए आप, बस इतना बोल दीजिए, इतना बोलना पड़ेगा आपको, मुझे नेट बैंकिंग चाहिए, नेट बैंकिंग मुझे यूज करना है। तो एक आपको फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको फिल करना है, फिर बैंक में जमा करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आके यहाँ से आपको अपना काम करना है। क्योंकि मैं आपको, क्योंकि इस समय जो मेरा जो अकाउंट वगैरह है, मैं नेट बैंकिंग वगैरह को ब्लॉक करवा दिया हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं ब्लॉक करवा दिया, अपना मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, नेट बैंकिंग नहीं यूज कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लाइव तो नहीं दिखा सकता। ठीक है, बाकी हो जाएगा। अच्छा, कोई नहीं।